म्यांमार का रेलेवेंस सिर्फ हमारे लिए एक नेबरिंग कंट्री नहीं, बल्कि उसका इम्पैक्ट जो हमारे पे है और जो लोकल रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके हिसाब से म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। कर्नल झा, सबसे पहले मैं आपसे बहुत ही एक सिंपल सवाल करना चाहूंगा। देखिए, म्यांमार के विषय के अंदर हम लोग सुनते बहुत रहते हैं, मतलब एक जनरल इंप्रेशन लोगों के दिमाग में यह है कि वहां पर एक मिलिट्री हुंटा बैठती है, जिसका शायद कुछ कुछ म्यांमार के एक डिसेंट पार्ट के ऊपर कब्जा है। कभी वो हटा दिए जाते हैं, कभी वो वापस आ जाते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर जो आंग सान सू की जो थी, उनसे उनकी लड़ाई चलती रहती है। तो एक इस विषय पर जानकारी और अवेयरनेस बड़ी कम है। आप हमें ये बताएं, वहां पर मेन टेरर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, मिलिट्री हुंटा का क्या स्टेटस है, और अभी कितना कंट्रोल पर, मतलब कितने इलाके पर किसका कितना कंट्रोल है? इससे पहले कि हम म्यांमार के आपके बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस पे जाए, मैं थोड़ी सी जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। म्यांमार एक साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लैंड कंट्री है, जिसमें जमीनी तौर पे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें तो वो सबसे बड़ी कंट्री है। प्लस जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स प्लान्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में या बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड, उन सब का एक सेंट्रल प्लेस म्यांमार है। तो म्यांमार का जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, पहली चीज। और अगर हम ब्रॉडली, अगर बहुत ही साधारण ढंग से म्यांमार को समझने की कोशिश करें, तो म्यांमार दो शब्दों में हम कह सकते हैं: ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग द जियोलॉजी, यानी भूगोल और भूगर्भ, और एथनिसिटी जो वहां का डेमोग्राफी है। इन दोनों चीजों से उसकी पूरी जो जेनेसिस है म्यांमार की, वो यहीं से निकलती है। चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो। तो ज्योग्राफी, जैसे कि हम देख रहे थे कि ज्योग्राफिकली वो एरिया बहुत लंबा और स्प्रेड आउट है। सिर्फ इंडिया के साथ ही 1643 किलोमीटर का बाउंड्री है, जो चार स्टेट से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार स्टेट में है, जो कि 1643 किलोमीटर का होता है। उसके अलावा नॉर्थ में उसके चीन है, लाओस है, थाईलैंड है, साउथ में अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश से भी बॉर्डर लगता है। तो उसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो आप इससे समझ सकते हैं। और थोड़ी चीजें, एक दो फैक्ट बताऊंगा जो समझने के लिए बहुत जरूरी है आगे की, जो हम आगे इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि म्यांमार नाम ये आया है आपका जून टू 1989 में। इसके पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था। तो वहां पे जब अपराइजिंग हुई तो इसका नाम चेंज करके, क्योंकि बर्मा नाम जो था वो सिनोनिम्स था बमार एथनिसिटी से, जो वहां की मेजोरिटी है। सो उसको चेंज करके म्यांमार कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके, यूएस और कनाडा, और कुछ उनके साथ वाले, वो अभी भी म्यांमार को बर्मा कहते हैं। तभी आप देखेंगे यूएस में जो बिल पास हुआ था उसको उन्होंने बर्मा एक्ट कहा है, म्यांमार एक्ट नहीं कहा है, जबकि हम रेफर करते हैं उसको म्यांमार से। और दूसरी चीज है कि वहां पे जो उसका डेमो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, वो इसी बेसिस पे बना हुआ है। जो बमार मेजोरिटी प्राइमरली है वहां पे, उसको हम रीजन्स कहते हैं। और जो एथनिक ट्राइब्स हैं या जो एथनिक पॉपुलेशन है वहां पे, ट्राइब्स एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं करते हैं वो, जो एथनिक पॉपुलेशन है जो ऑल अलोंग द आउटर रिंग ऑफ द म्यांमार है, वो उनको हम स्टेट्स बोलते हैं। तो वो सात है, सात रीजन है। इसके अलावा पांच एडमिनिस्ट्रेटिव जोन और एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेकंड, डिवीजन है। एक सेकंड में, आपने वो जो सबसे फर्स्ट टर्म काम में लिया, जो मेजोरिटी ट्राइब है, वो कौन सी, उसको आप थोड़ा रिपीट कर देंगे उस चीज को? जी। अ, उस पे मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा, बस ये मैं पूरा कर लूं। तो ये क्या है, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जो 330 टाउनशिप है। जो हम डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, तो डेमोग्राफी वहां पे जो बमार बोलते हैं, BAMAR, बमार, उसको, वो उसकी मेजोरिटी एथनिक पॉपुलेशन है, जो अराउंड 68 to 70% है। और अगर आप जोग्राफिकली देखेंगे तो वो जो इंटायर प्लेन्स है म्यांमार का, प्राइमरली वो वहां पे है। और जो पूरी पॉलिटिक्स और जो पूरी सिस्टम है म्यांमार की, वो प्राइमरली वही रन करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी सबसे ज्यादा है। उसके अलावा जो हम हमेशा न्यूज में या कहीं पे भी पढ़ते रहते हैं या देखते रहते हैं, रखाइन, कचिन्स, रखाइन मतलब जो अराकान आर्मी जिसका नाम हम सुनते रहते हैं, वो एक्चुअली रखाइन स्टेट है। उसके बाद कया, कईन, वेस्टर्न थाईलैंड बॉर्डर्स पे चिन स्टेट जो मिजोरम और मणिपुर के साथ हमारा लगता है। तो ये इनकी प्राइमरी डेमोग्राफी है, जो 2008 में उन्होंने 135 एथनिक ग्रुप्स को एक्सेप्ट किया है। सो 135 एंड प्लस बमार्स, सो ये उसका सेटअप है। नाउ, मैंने क्यों बोला कि ये ज्योग्राफी और एथनिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है? जो उनका इंटायर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो एथनिसिटी से है। और जो उसका जो एक्सटर्नल इश्यूज है,
इनफैक्ट इंटरनल इश्यूज के भी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड है वो ज्योग्राफी से, बिकॉज म्यांमार नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत रिच है। उसके पास ऑयल, रेयर अर्थ में एलिमेंट्स वो बहुत ज्यादा होता है। अराउंड 60-70% वहां से वो चाइना जाता है। वर्ल्ड का अराउंड 18-19% रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो म्यांमार में है। सो ये सब चीजें जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर को इंटरेस्ट दिलाती है वहां पे। प्लस वहां से एक्सेस जो बे ऑफ बंगाल एंड सब्सिक्वेंटली टू इंडियन ओशियन है, सो ये भी एक इंटरेस्ट दिलाता है। अभी ये ब्रॉडली मैंने इसलिए बोला कि एक हमको समझ आए कि हम क्यों इस चीज पे ड्वेल कर रहे हैं। जो आपने इंसर्जेंसी की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात बोली, तो म्यांमार के जो आज के दिन में अगर हम देखें तो 330 टाउनशिप है। हिस्टोरिकली जब से म्यांमार आजाद हुआ है तब से आज तक कभी भी उनमें से 50 टू 55 कभी भी टाउनशिप उनके कंट्रोल में नहीं रहे। सो ये हिस्टोरिकली एक फैक्ट है कि एक पर्टिकुलर नंबर जो कि आउटर जो साइड में है म्यांमार के, वो उनके कंट्रोल में कभी म्यांमार आर्मी के या म्यांमार गवर्नमेंट के नहीं रहा है। उसमें हमेशा एथनिक ग्रुप्स का डोमिनेशन रहा है, जो कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, सीज फायर हो गया। ये सब एक नॉर्म है जो चलता आ रहा है। सो उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन भी हुई, कभी ज्यादा ग्रुप्स बन गए, कभी कुछ ग्रुप्स साइडलाइंड हो गए। तो ये सब चीजें चलती रही है म्यांमार में। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पहली चीज तो नई नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो ये पूरी एथनिसिटी बेस्ड है, वो बेसिकली आइडेंटिटी के लिए है। जो एथनिक पॉपुलेशन है, इंसर्जेंसी का मेन मुद्दा जो है वहां पे वो प्राइमरली, अगर हम टर्म यूज करें तो हम कह सकते हैं एथनिक रेडिकलाइजेशन जो है वो प्राइमरी रीजन है वहां पे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रखाइन स्टेट को देखते हैं, तो रखाइन स्टेट में भी थेरवाडा बुद्धिज्म है, और म्यांमार का भी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो थेरवाडा बुद्धिज्म है। बट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। उसका कारण है अपनी एथनिसिटी, सो अपनी आइडेंटिटी के लिए। सो ये एक मेजर है। सो अभी के दिन में अगर हम आज के दिन में म्यांमार के सिचुएशन में जो भी हमको अवेलेबल डेटा है या जो हमने अपने सोर्सेस से या ग्राउंड लेवल पे जो भी वेरीफाई किया है, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 90 टाउनशिप जो है वो एंटी म्यांमार आर्मी के कंट्रोल में है। सो आउट ऑफ 330, 90 उनके कंट्रोल में है। देर आर अराउंड 40 ऑड जो कि न्यूट्रल रहे हैं पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिंस 2021। तो अगर न्यूट्रल है तो इनडायरेक्टली वो म्यांमार आर्मी के सपोर्ट में ही हो रहा है। सो दे आर, और उसके अलावा देर आर सर्टन कुछ पॉकेट्स हैं अराउंड 35 टू 40 टाउनशिप्स जो कॉन्टेस्टेड है, जहां पे कॉन्टेस्ट चल रहा है। और इसमें जो मेजर प्लेयर्स है, जो अगर हम मेजर प्लेयर देखें, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, तो नॉर्थ में सबसे पहले एक सेकंड बस मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने बताया कि 90 टाउनशिप्स म्यांमार आर्मी के कंट्रोल में, अदर वे एंटी म्यांमार एंटी म्यांमार आर्मी के कंट्रोल में, आर्मी। ठीक है ठीक है। तो म्यांमार आर्मी के कंट्रोल में कितनी टाउनशिप्स हैं? अगर हम उस 90 प्लस 40 को अगर हम कर दें तो अराउंड रफली 190 टाउनशिप इधर म्यांमार आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में है, या वहां पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, वो न्यूट्रल है। सो अच्छा। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली वहां पे सम और अदर वे म्यांमार आर्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये जो टाउनशिप्स म्यांमार आर्मी के जो कंट्रोल में है, ये मोस्टली कौन से एरियाज में कन्फाइंड है? थोड़ा सा मैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बता दें, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये। ओके, अगर हम मैप देखें तो अगर हम म्यांमार का मैप देखें, तो जो सेंट्रल प्लेन्स का एरिया है, जो मंडले है, यंगून है, बागो है, इरावदी है, ये सब टाउनशिप जो बमार डोमिनेटेड है, यहाँ हम्म। पे ऑलमोस्ट म्यांमार आर्मी का कंट्रोल है। शान स्टेट में जो सदर्न आर्मी शान है, उस एरिया में सिंस वो न्यूट्रल रहे, तो एक तरह से म्यांमार आर्मी की वहां ये पे प्रेजेंस। शान स्टेट किस तरफ आया, शान शान स्टेट? स्टेट आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। शान स्टेट एक शान प्लेट्यू है बेसिकली। ब्रॉडली अगर हम म्यांमार को डिवाइड करें तो 5 ज्योग्राफिकल डिवीजन में हम कर सकते हैं। एक है नदन माउंटेन्स जो बेसिकली हिमालय का एक्सटेंशन है, विच इज जो चाइना का भी बॉर्डर है और थोड़ा सा उसका पार्ट इंडिया में भी लगता है। उसके बाद हम आते हैं शान प्लेट्यू पे, जो बहुत बड़ा एरिया है, एरिया वाइज वो प्लेट्यू बहुत बड़ा है, जो उसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं जो उसका सेंट्रल प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम बमार हार्टलैंड बोलते हैं, वो चिडविन, इरावदी, मेकोंग का जो प्लेन बनता है रिवर का, जिसमें मंडले, यंगून, नाइपेतो जो उनका कैपिटल है वो, बागो, इरावदी, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद एक अराकान रेंजेस आ जाते हैं, जो कि आपके जो इंडियन बॉर्डर के अलोंग है। उसको हम वो एक चौथा पार्ट हो गया। पटकाई रेंज से शुरू होता है और अराकान रेंज तक जाता है वो। और लास्ट जो है वो कोस्टल एरिया पड़ जाता है।
तो कोस्टल एरिया और जो ये सेंट्रल प्लेन्स है, इसमें ज्यादा म्यांमार आर्मी का डोमिनेशन है। कुछ पार्ट शान प्लेट्यू का जो है वो भी डोमिनेशन में है। अभी इंडियन बॉर्डर के साथ क्या है, अगर बहुत ही पॉकेट वाइज डिवाइडेड है, जैसे नागालैंड और अरुणाचल के अपोजिट अगर आप जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अपोजिट, तो वहां पे जो नागा पॉपुलेशन है वो न्यूट्रल है पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। तो वहां पे म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट है। मणिपुर के अगेंस्ट वहां पे है और मिजोरम के अगेंस्ट है। एक सेकंड, मैं थोड़ा फिर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये हमारे जो ऑडियंस है उनको ये निटिग्रिटीज पता नहीं होगी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने हमें सारे स्टेप्स के जो रीजन्स के बारे में बताया। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जैसे फिर आपने बताया कि वो कितनी टाउनशिप्स किसके कंट्रोल में है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेन ग्रुप्स हैं वहां पर, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, और वो कौन कौन से एरिया में कहाँ एक डोमिनेंट प्रेजेंस उनकी है। यस। ओके, तो हम अब ऐसा उसमें फिर करते, आप हम नॉर्थ से फिर साउथ चलते हैं एक डायरेक्शन ठीक है, से। ठीक है, ठीक मैं है, बिल्कुल। तो नदर मोस्ट जो उनका टाउनशिप है, स्टेट है, दैट इज कचिन स्टेट, जहाँ की पॉपुलेशन कचिन है। कचिन में मेजर ग्रुप है कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, केआईए, जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन केआईयू है, कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन। सो वो सबसे बड़ा एरिया उस तरफ होल्ड करता है। वहां से लगा हुआ नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट में जो शान, नदन शान बेसिकली जो एरिया है, वहां पे दो ग्रुप है, एमएनडीए और टीएनएलए, जो एंटी म्यांमार आर्मी है। सो उनके कंट्रोल में कुछ एरिया है। बाद में हालांकि लास्ट ईयर जनवरी में सीज फायर हुआ है, स्टिल वो अभी तक होल्ड कर रहे हैं कुछ एरिया अपने कंट्रोल में। उसके बाद जो हम उन ग्रुप्स की बात करेंगे जो प्राइमरली एंटी म्यांमार आर्मी है अभी सबसे पहले। उसके बाद इंडियन बॉर्डर पे अगर हम आ जाएं, इंडियन साइड में, तो मणिपुर के अपोजिट पीडीएफ्स हैं, पीपल डिफेंस फोर्स, जो कि एक लोकलाइज्ड ग्रुप्स बनी थी, उनके जो गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल थी उनके सपोर्ट से बनी थी, टू फाइट म्यांमार आर्मी, बेसिकली इंडियन बॉर्डर वाले साइड में कंट्रोल करने के लिए। तो पीपल डिफेंस फोर्स है, बट वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और स्कैटर्ड है। उसके बाद हम साउथ जाते हैं, तो साउथ मणिपुर और ईस्ट ऑफ मिजोरम, चिन स्टेट आता है उनका। उस चिन स्टेट में चिन का एक कांग्रीगेशन है ग्रुप्स का, चिन ब्रदरहुड अलायंस और चिन नेशनल आर्मी का, वो एक्टिव है वहां पे, जिनका डोमिनेशन काफी ज्यादा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में रखाइन, जो अराकान आर्मी के कंट्रोल में है। तो रखाइन, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अराकान आर्मी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उन्होंने एक तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी वहां पे शुरू कर दिया है। आपको एक इसमें फैक्ट बताता हूं मैं, कि रखाइन प्रोविंस के क्यातुक करके एक जगह है, वो सितवे पोर्ट के पास है, अराउंड 20 किलोमीटर नॉर्थ है वहां के। वहां पे सीता परीक्षा मंदिर है। कहा जाता है कि सीता माता की अग्नि परीक्षा वहीं पे हुई थी। तो वो मंदिर आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। और आज कई दशकों के बाद लास्ट ईयर दीपावली वहां सेलिब्रेट की गई। अच्छा। तो ये रखाइन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि जनरली हम इसको मिस आउट करते हैं। अब हम इसके साथ अगर हम कोस्टल एरिया में चले जाएं, तो वहां पे मॉन और तेंथारी में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। और फिर जो मेजोरिटी एक आती है थाईलैंड बॉर्डर, कया और कयन, वहां पे एक ग्रुप है जो एक्टिव है। सो अगर हम म्यांमार के मैप को देखें, तो जो भी एथनिक ग्रुप हैं वो अलोंग द बॉर्डर्स हैं, यानी एक्सटर्नल बॉर्डर्स के साइड है। जो मेन हार्टलैंड है वो म्यांमार आर्मी के कंट्रोल में है, एक ये। और जो प्रोमिनेंट ग्रुप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में है, वो अराकान आर्मी, कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी और केएनयू, केरन नेशनल यूनियन, जो कि थाईलैंड बॉर्डर पे है। सो ये तीन प्राइम है। उसके अलावा छोटे मोटे पॉकेट्स में चिन भी हैं, पीडीएफ भी है, या स्प्रिंग रिवॉल्यूशनरी अलायंस है। इस तरह करके बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बट प्राइमरली अराकान, केआईए और केएनयू, ये तीन प्राइमरी हैं जो कंसर्निंग है, जो म्यांमार आर्मी के लिए कंसर्न है। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ जो हमारा जो इंडियन बॉर्डर है, तो उसके थोड़े से डायनामिक्स आप हमको बताएं कि मणिपुर के साथ इनका मतलब जो पॉपुलेशन जो है, इस तरफ और उस तरफ कुछ एथनिक सिमिलैरिटीज हैं, वहां पर कौन से ग्रुप एक्टिव हैं इनके, वो किस तरह से कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या वो हमारी टेरिटरी में भी ऑपरेट करते हैं, बॉर्डर्स में इजीली इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं या क्या? मिजोरम के अंदर क्या सिचुएशन है, ये थोड़ा सा आप हमें हमारे बॉर्डर से जो लगते हुए ग्रुप्स हैं उन डायनामिक्स के बारे में थोड़ा सा हमें और बताएं। इंडो म्यांमार बॉर्डर जो 1643 किलोमीटर्स की है, वो इंडो म्यांमार लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट 1967 से गवर्न होती है। उसके बाद यहाँ पे फ्री मूव रेजिम है, जो अभी सस्पेंडेड है।
अभी सस्पेंड है। उसमें पहले 40 किलोमीटर्स था, बाद में उसको घटा के 20 किलोमीटर्स कर दिया गया, अभी ये 10 किलोमीटर्स पे है। तो ये फ्री मूव रेजिम बेसिकली क्या है कि इधर साइड आप एक लोकल पास बना के आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी दोनों तरफ स्पिल ओवर हो रही है। आप अरुणाचल से आप मिजोरम तक अगर आप देखेंगे, तो जो डेमोग्राफी है पूरी, वो पूरी स्पिल ओवर होती है। चाहे वो अरुणाचल में हो गया, नागा हिल्स में आप आ जाइए, चाहे आप मणिपुर में आ जाइए, या आप मिजोरम में। तो ये एक अरुणाचल मेजर में, फैक्टर है। अच्छा नहीं, अरुणाचल में कौन सी ट्राइब्स हैं जो हमारे भारतीय क्षेत्र में भी हैं और म्यांमार में भी हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे लीसू है, सिंगफो है, और जो तांगसाज हैं। इनफैक्ट तांगसा, लीसू और सिंगफो, ये ये ट्राइब की एथनिक लिंकेजेस इंडिया, म्यांमार और यूनान प्रोविंस, ये 3 तक है। अच्छा। तो ये ओके। यहाँ तक एक्सटेंड होती है, एथनिक इनकी जो पॉपुलेशन है। और इस तरह करके जितनी भी नागा नागा के जो जितने भी सब ट्राइब्स या पार्ट्स हैं, वो सारे पॉपुलेशन वेदर अरुणाचल में है, आपके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, इधर साइड तांगसा पॉपुलेशन है। और क्या है कि ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया। हमारे जैसे कि अगर हम वेस्टर्न की तरफ लें, तो पंजाब में एक पर्टिकुलर ट्रेंड है पॉपुलेशन का, एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया तक। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पिकुलरिटी है कि ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज हो रही है बॉर्डर पे। तो ये चांगलांग में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तांगसास हैं, तो ये इस तरफ भी है, और म्यांमार के साइड में भी तांगसास है। उसी तरफ नीचे आते हैं नोक्तेज या वांचू, कोन्याक, खिमिंगन, ये सारे जितने नागा ट्राइब्स हैं, या हम मणिपुर आते हैं, नदन मणिपुर में उखरुल और कामजोंग में, तो वहां पे तांगखुल है, जो दोनों तरफ है, ईस्टर्न तांगखुल और वेस्टर्न तांगखुल वो कहते हैं, जैसे ईस्टर्न नागाज और वेस्टर्न नागाज। उसके बाद जो कुकी पॉपुलेशन है, वहां से मणिपुर से अगर हम नीचे जाएंगे, जो दोनों तरफ है। उसके बाद जब हम चूड़ाचांदपुर की तरफ नीचे जाएंगे साउथ मणिपुर में, तो जोमी पॉपुलेशन। तो इस तरह करके पॉपुलेशन ऑल अलोंग द आईएमबी अच्छा। वो स्पिल ओवर है। और तो कुकी पॉपुलेशन जो है वो मणिपुर में भी है और नागा म्यांमार में भी है, ये कहा ना आपने? जी तो जी। अभी जो मणिपुर में समस्या चल रही है उसमें जो कुकीज जो है ये लोग म्यांमार में चले जाते होंगे, वहां पर उनको कुछ आपका एक शेल्टर मिल जाता होगा, लॉजिस्टिक्स मिल जाता होगा, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता होगा। बिल्कुल, अगर आपकी पॉपुलेशन डेमोग्राफी अगर सिमिलर है, तो ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, और आपके पास एफएमआर है, तो वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कंपैरेटिवली बहुत इजी है। और कुछ एरियाज जो है वो टेरेन भी वहां पे वैसा है जो इन सब चीजों को परमिट कर देता है। तो क्या ओके। होता है कि कभी कभी इवन म्यांमार से भी लोग शेल्टर लेने, या इस तरफ या इस तरफ से उस तरफ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका जो है, वो है फ्लो ऑफ वेपन। जो ये मणिपुर का है प्रॉब्लम, ये एक एक्सटर्नल इसमें फैक्टर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो म्यांमार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे क्या है कि वॉर लाइक स्टोर जो हम कहते हैं, खास करके वेपन और ammunition, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा। उसका एक इनफ्लो भी एक रीजन है, जो अच्छा। यहाँ पे हेल्प हो जा रहा है उनको यहाँ पे लोकल, कुकीज और को। पॉपुलेशन है तो मूवमेंट क्रॉस हो रहा है। लेकिन मैतेई पॉपुलेशन नहीं है ना म्यांमार में, मैतेई पॉपुलेशन तो नहीं होगी ना? म्यांमार में मैते पॉपुलेशन है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे कबाऊ वैली में, वहां पे उनको कातेज बोलते हैं, मैतेज को म्यांमार में अच्छा। कातेज बोलते हैं। वहां पे पॉकेट्स है पॉपुलेशन की, अलोंग द आईएमबी नहीं है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के साथ साथ नहीं है, थोड़ा अंदर साथ जाके है साथ में। लेकिन है। और पॉपुलेशन उनकी मैंडले में भी है। और तो ये जो मैतेई म्यांमार में है ये बुद्धिस्ट है या ये हिंदूज है? बिकॉज मणिपुर के मैतेई तो हिंदू है। नहीं, ये मोस्टली हिंदूज हैं। अच्छा, मोस्टली मोस्टली हिंदू। हिंदूज हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। कुछ क्रिश्चियंस भी है। तो मणिपुर की जो मैतेई पॉपुलेशन जो है उसको म्यांमार की जो मैतेई पॉपुलेशन है उनके साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर तो है नहीं, कोई कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर तो है, तो नहीं उनके साथ कोई ऐसे लिंकेजेस नहीं है कि उनको कोई नहीं सपोर्ट मिल रहा हो। लेकिन नहीं। कुकीज का चूंकि बॉर्डर डायरेक्टली लगता है तो उनको वेपन्स वगैरह की एक्सेस हो जाती है ना? मैतीज के लिए क्या है कि जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स इस तरफ हैं, हमारी तरफ जो मैते बेस्ड है, जैसे पीएलए हो गया या यूएनएलएफ प्री पाक हो गया, उनके ऑपरेटिंग बेसिस म्यांमार में है, उनके सेफ हेवंस म्यांमार में है, जिसकी वजह से उनको वहां से सपोर्ट हो जाता है। सो बॉर्डर का सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड आर्म्ड गुरिल्ला पावर है, जो कि सपोर्ट बेस है। एक सेकंड में दीजिए, आप किन की बात कर रहे हैं? आप मैतेई मैतीज की बात। जी मैतेई टेरर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं? जी। टेरर हम इंसर्जेंट ग्रुप ज्यादा प्रीफर करते हैं बोलना। हाँ, तो मतलब मैते मैतेई इंसर्जेंट ग्रुप। इंसर्जेंट ग्रुप्स की बात, मैतेई इंसर्जेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स मोस्टली मणिपुर में एक्टिव है मोस्टली।
एक्टिव मणिपुर में है, लेकिन उनके बेसेस जो है वो हाँ म्यांमार में है। आप देखेंगे ऐसे नागा कितने ग्रुप्स ग्रुप्स या होंगे? मतलब मैते देखिए इंसर्जेंट ग्रुप्स। मेजोरिटी मेजर 5 ही ग्रुप हैं जो एक्टिव रहते हैं। उनमें से भी जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो आरपीएफ पीएलए है, रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, पीपल लिबरेशन आर्मी। सो एक तो वो रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट आरपीएफ और दूसरा पीपल्स आरपीएफ लिबरेशन पीएलए, पीएलए उसका आर्म्ड विंग है, जिसको जो आर्मी। हम ओके। ज्यादातर वही सुनते हैं नाम एक्चुअली, अच्छा लेकिन अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आरपीएफ है। तो और इसकी इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम्म, ये इतने वो कहते हैं चाइनीज से इतने इन्फ्लुएंस थे कि हम्म, इन्होंने अपने आर्म्ड ग्रुप का नाम पीएलए रखा, सेम लाइक चाइना पीएलए। ओके। तो इनका जो और ये लोग भी मोस्टली हिंदूज ही हैं सारे इसमें। हाँ, मोस्टली हिंदूज है, मोस्टली हिंदूज है। बिकॉज मणिपुर में तो मैते जहां तक मुझे ध्यान है वो मोस्टली हिंदुइज्म ही फॉलो करते हैं सारे के सारे। मोस्टली इसी तरह से नागालैंड हिंदुइज्म, के। सनाइज्म जो उनकी लोकल जो अच्छा। एक रिलीजियस बिलीफ है, हम्म, सनामहीज बोलते हैं, वो भी वो फॉलो करते हैं। और इस तरह से नागालैंड के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये एनएससीएन वगैरह उनके भी बेसिस म्यांमार में होंगे। हाँ, मैं अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द नागा ग्रुप्स हैं वो सीज फायर में आ गए हैं गवर्नमेंट के साथ। तो हम्म, उनके प्राइमरी मोस्ट ऑफ देम वो इंडियन साइड में ही है। लेकिन कुछ पार्ट्स है जो जो सीज फायर में नहीं है, जो म्यांमार बेस्ड ग्रुप है, एनएससीएन का खापलांग ग्रुप, हम्म, वो हम्म, और कुछ पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन जो एथनिक रीजंस की वजह से म्यांमार में है, उनका भी कुछ प्रेजेंस म्यांमार में है। और हमेशा हिस्टोरिकली एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि जो ये वेपन का पूरा एक मेजोरिटी जो वेपन्स आते थे इन सारे ग्रुप्स के लिए, वो म्यांमार के रूट से ही आते थे। अच्छा अच्छा। ओके। तो चलिए इन ये जो विषय है जो इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और उनका म्यांमार कनेक्शन वेपन्स फ्लो वगैरह उसको हम डेफिनेटली एक सेपरेट डिस्कशन उस पर कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्कशन हमारा म्यांमार पर फोकस्ड है। तो लेट्स गेट बैक टू म्यांमार। तो है। अच्छा आपने बड़ा अच्छा हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कि वहाँ कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन कौन से इलाकों में एक्टिव हैं। अब थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि जो फॉरेन स्टेक होल्डर्स हैं जो फॉरेन पावर्स हैं उनकी क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर और कौन किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ज्योग्राफिकली जो है चाइना का सबसे ज्यादा, और मतलब इकोनॉमिकली चाइना का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। एक फैक्ट आपको बताता हूं मैं, जो उनका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हम्म। 15 बिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और उसके अलावा एक और छोटा सा डेटा आपको देता हूं कि जो ये रेयर अर्थ का जो ट्रांजैक्शन है म्यांमार और चाइना का, वो हम्म। लास्ट ईयर जनवरी टू अक्टूबर में 624 मिलियन का हुआ था, डॉलर्स का। सो देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट जो चाइना का म्यांमार का है, म्यांमार में। दूसरी चीज क्या है कि ये सारे ग्रुप्स जो है वो सम और अदर वे चाइनीज डिपेंडेंसी या चाइनीज लिंकेजेस हैं उनके, जिसकी वजह से चाइनीज का होल्ड बहुत ज्यादा है। और चाइनीज का सबसे सबसे बड़े स्टेक होल्डर आज के दिन में हम कह सकते हैं कि चाइना है म्यांमार में, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके सबसे ज्यादा है और उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। अगर आपने हमेशा पढ़ा होगा ये मलक्का डिलेमा, और वहां से बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशियन रीजन, वो अल्टरनेट रूट जो प्रोवाइड करता है चाइना को, वो बहुत बड़ा उनके लिए लिवरेज है। सो म्यांमार में उनकी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और वो कनेक्टेड है। हाँ, तो इनकी जो मेनली जो टेरर ग्रुप्स है सभी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ इनके रिश्ते हैं या कुछ एक खास ग्रुप्स हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली म्यांमार में चाइना का बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। वो जो उनका है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वहां पे, जो म्यांमार गवर्नमेंट है, उनके साथ भी उतने ही कनेक्टेड हैं जितने वो ये एथनिक ग्रुप्स के साथ हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो पूरे का पूरा म्यांमार आर्मी के कंट्रोल एरिया से नहीं आता है। तो उनको अच्छा परफोर्स उसको मेंटेन करने के लिए एथनिक ग्रुप्स को भी अपने साथ रखना पड़ता है। प्लस एथनिक ग्रुप अगर आप देखें, खास करके जो नदन साइड में है, जो नदन म्यांमार में है, तो उनके पास जो एबिलिटी है, उनके पास दो ही इंटरनेशनल बॉर्डर है प्राइमरी। एक है चाइना का, दूसरा है इंडिया का, और थोड़ा सा पार्ट लाओस का है। तो चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में जो उनका प्रेफरेंस है, बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो चाइनीज इंटरेस्ट ज्यादा है, उस चक्कर में चाइनीज कोलैबोरेशन इनके साथ ज्यादा है। ओके। और सो अभी ये आपने एक जो बात। बताया ना
कि जो चाइना जो वो रूट जो मलक्का से और जो इसमें से उस रूट के बारे में बताएंगे कि ऐसा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स तो मुझे बात समझ में आ गई क्रिटिकल मिनरल्स में, बट वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर के ऐसी क्या एक मेजर इंटरेस्ट चाइना का अंदर है कि जो लिटरली उसकी सबसे बड़ी एक वीकनेस बन गया है, या पता नहीं, एक बहुत ही अर्जेंट अगर नेसेसिटी है। अगर आप चाइना का एक्सेस, अगर आप ग्लोब पे देखने की कोशिश करेंगे, चाइना का एक्सेस इंडियन ओशियन में, हम्म। तो वहां पे वो कन्फ्लिक्ट वाले जोन में जाता है। एक जो उनका साउथ चाइना सी और वो एरिया है, वो बेसिकली कन्फ्लिक्ट जोन है। हम्म। और उसके आगे जब आप आते हैं तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो बहुत ही नैरो स्ट्रिप है। जैसे अभी हम्म। होमरूज के लिए कितनी बातें चल रही है, यस यस। सिग्नल भी एक बहुत, तो वहां पे वो चोक हो सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे उनको सपोर्ट नहीं है तो वो चोक हो सकते हैं, तो वो हमेशा अल्टरनेट रास्ता देखते हैं। तो ये अल्टरनेट रास्ता उनको म्यांमार के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि म्यांमार आपको बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट कर रहा है और बे ऑफ बंगाल आपको सीधा इंडियन ओशियन से कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आपका ओके। पोर्ट इसमें वो अभी बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिन्होंने एक नया उन्होंने अभी पोर्ट डेवलप किया है बांग्लादेश में भी। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं इसको लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने नई डेवलपमेंट की है उसमें फैसिलिटी है मेंटेनेंस की चाइनीज शिप्स के लिए। तो यस ये एक डेवलपमेंट है, तो उनका बेसिकली फोकस है कि अगर वो रूट अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट क्या है। तो ये अल्टरनेट जो इंडियन ओशियन रीजन में देता है आईओआर में, वो ये बे ऑफ बंगाल और म्यांमार के थ्रू मिलता है, जो उनको मलक्का से सेफ गार्ड देता है। ओके। ये आपने टनल कौन सी आपने बताई जो उनको अवेलेबल नहीं है, टनल अभी आपने बताया था? सॉरी, चाइना को कौन सी टनल अवेलेबल नहीं है, यू ये जस्ट टनल मेंशन? नहीं, ये मलक्का स्ट्रेट, मलक्का मलक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट, यस। हाँ, जो तो जहां मलक्का से, स्ट्रेट को उसको बाईपास करने के लिए इंडियन ओशन वाला, तो ये तो हाँ, लॉजिकली बिल्कुल बात ठीक बैठती है, जैसे यस नो आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये बात तो बिल्कुल हो, तो मतलब उनका एक आप मान के चलें कि ये तो एक उनकी एशलीज हील टाइप का मामला हो गया इस तरह से, नो बिल्कुल। ये बिल्कुल। तो अब ये तो रहे चाइना के इंटरेस्ट, अब इसके अंदर अमेरिका की क्या इंटरेस्ट हिस्टोरिकली अमेरिका के जो भी जितने भी आप देखेंगे लिटरेचर अवेलेबल या जो भी अवेलेबल मार्केट में, उसमें बहुत ज्यादा अमेरिका ने कोशिश तो हमेशा की है कि वहां पे विंटर किया जाए, लेकिन वो अवेलेबल उसको एक्सेस नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी जो उसकी प्रॉब्लम है कि म्यांमार के आसपास उसको वो बॉर्डर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जहां से वो म्यांमार इंटर कर सके। अगर आप वही ज्योग्राफी पे फिर अगर आप आ जाए, अगर वो इंटर भी कर पा रहा है कहीं किसी जगह से, तो लिमिटेशन हो जा रही है, क्योंकि बमार पॉपुलेशन तक वो नहीं रीच कर पा रहा है, वो एथनिक पॉपुलेशन से रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसोर्सेस हैं उसके पास। तो अगर जब ये मिलिट्री ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था 2021 में म्यांमार में, उस समय जो जो बाइडेन गवर्नमेंट थी वहां पे, उन्होंने एक नेशनल एक्ट में लाया था जिसको वो बर्मा एक्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाने वाले थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लुकिंग देयर इंटरेस्ट उसको डाइल्यूट कर दिया गया, और उसमें एक एस्पेक्ट लाया गया नॉन लीथल सपोर्ट। तो जो प्रो डेमोक्रेसी जिसको वेस्टर्न टर्म्स कहते हैं, एंटी म्यांमार को, म्यांमार आर्मी को प्रो डेमोक्रेसी पीपल, सो उसके लिए उन्होंने ये चीज डेवलप की है, नॉन लिथल सपोर्ट। अब नॉन लिथल सपोर्ट, बीच में अभी आपने देखा होगा यूक्रेन के कुछ लोग पकड़े गए थे, 7 लोग जो मिजोरम से उस तरफ गए थे और ट्रेनिंग किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये नॉन लिथल सपोर्ट वाला जो एंगल है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास वो एवेबिलिटी नहीं है, जोग्राफिकल एवेबिलिटी नहीं है, जिससे एंड डेमोग्राफिक रीच नहीं है जिससे कि वो इंटर कर पाए। और ये बीच में किसी वहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप में किसी एक के साथ एसोसिएट भी हो रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे विद वेपन्स, वो भी बातें सुनने में आई थी अमेरिकन की। वो बेसिकली आई थी चिन नेशनल आर्मी जो मिजोरम के अक्रॉस है, एक वो, और हम्म। कया एंड कई जो थाईलैंड बॉर्डर के साथ है। तो यस। उस तरफ से ऐसी खबर आई थी, जिसमें कि उसका तो बाद में वेपन से डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इंडियन सॉइल में वो परमिशन नहीं मिलेगी उनको। यस। लेकिन इस तरह का नॉन लीथल सपोर्ट के चक्कर में उन्होंने जो अनआइडेंटिफाइड लोग क्रॉस करके चले गए और ट्रेनिंग दे दी, वो करके वो गए हैं। और अच्छा। ऐसी कहीं कहीं रिपोर्ट्स हैं जो थाईलैंड वाले बॉर्डर से वेपन्स का कुछ उनको सपोर्ट आया है। थाईलैंड में तो बहुत अच्छा सीआईए का बेस भी है, थाईलैंड के अंदर तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तो एक सीआईए का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर कहें तो वो थाईलैंड ही है, तो वहां से तो उम्मीद की जा सकती है। अब मैं आज के सेशन के अंदर मेरे दो
प्रश्न और आपसे आखिरी, इसके बाद हम बाकी की चर्चा अगले सेशंस में करेंगे। पहला प्रश्न तो ये कि भारत के स्टेक्स और इंटरेस्ट के बारे में बताइए म्यांमार में थोड़ा सा, और दूसरा प्रश्न ये कि म्यांमार के अंदर लोकतंत्र का भविष्य क्या है? ठीक है। देखिए, भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो लोकेशन है, ये लैंड ब्रिज है। लैंड ब्रिज है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, भारत के लिए। यहीं से जाता है जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, चाहे लुक ईस्ट था, अब एक्ट ईस्ट हो गया है। तो ये जो पूरा है, इसका पूरा जो फलक्रम है, जो धुरी है, वो म्यांमार है। चाहे आपका ट्राइलेटरल हाईवे निकले, चाहे आपका कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट निकले, वो सारी सबकी धुरी म्यांमार है। प्लस आपकी अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उसके लिए भी जरूरी है कि म्यांमार आपके स्टेबल रहे, ताकि वहां पे जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको वो बेस ना मिल पाए इधर पे एक्टिविटी करने के लिए। तो ये प्राइमरली, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो एक अवेलेबल मार्केट है, जो जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की म्यांमार में, उसको हम आगे अगर हम ले जा सके, तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा फायदे का चीज है इंडिया के लिए। तो ये प्राइमरली ये है जो इंडिया का प्राइम इंटरेस्ट है। और जो डेमोक्रेसी का भविष्य आप बोल रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि अभी के सिचुएशन में कि डेमोक्रेसी वापस आने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज ए नेबरिंग कंट्री और जो हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए, हमको फेडरल डेमोक्रेसी प्रोपोगेट करनी चाहिए म्यांमार अच्छा, विद सम राइट्स एंड में। पावर्स टू द डिफरेंट स्टेट्स, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब आप स्टेट्स को भी थोड़ा अपलिफ्ट कीजिए, और ओके। सेंट्रल का कंट्रोल थोड़ा कम कीजिए, ताकि एक फीलिंग बिलोंगिंगनेस की आए। और वो यस। जितनी स्टेबिलिटी म्यांमार में आएगी, उतना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, और भारत के अभी संबंध जो है म्यांमार में जो हुंटा है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? म्यांमार के साथ भारत के ट्रेडिशनली अच्छे संबंध रहे हैं। इवन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, पंडित नेहरू के टाइम पे, जब वो नॉन अलाइड मूवमेंट के पार्ट थे, तो वहाँ के जो उस समय लीडर थे, यस। यूनू, वो भी उसके ही पार्ट थे। तो ये नॉन और अलाइन का वहां से है। जो अभी जो हुंटा है उसके साथ कैसे संबंध है, मैं ये अभी जानना भी चाहूँ। हुंटा के साथ अच्छा है। आपने देखा होगा कि जो जनरल मिनोंग है, जो अभी उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, सरकार बनने के बाद जो उन्होंने पहली फॉरेन विजिट की है, वो इंडिया की है। इसके बाद वो यस। चाइना गए। तो वो यस। आके दिल्ली में, वो जून एंड में वो आके मिलके गए हैं सबसे। और जो भी आपस के मसले हैं, जो द्विपक्षीय वार्ता जो होती है, उस पे चर्चा हुई है, उसको रीएक्टिवेट करने की उस पे बात चल रही है। तो हमारे हुंता के साथ हमेशा ही अच्छे संबंध रहे हैं। थैंक यू। और जो म्यांमार में जो चाइना की जो प्रेजेंस है, क्या वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, या फिर जो है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर चाइनीज की इतनी ज्यादा प्रेजेंस है किसी भी ढंग से, तो वो कंसर्न तो है। और एक आपके क्या वो लिए, डायरेक्टली भी हमारे इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं क्या, कि हमारे अगेंस्ट कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हो या कुछ, या वो एक संभावना बनती है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस? नहीं, ये चीज डायरेक्टली सपोर्ट का कहीं एंगल नहीं आया है कि कोई डायरेक्ट सपोर्ट है। ना कहीं ऐसा दिखा है कि ऐसे डायरेक्ट सपोर्ट है। लेकिन उनका रहना अपने आप में, चाहे इकोनॉमिकली रहे, अभी जैसे उनके अब चीजें मॉड्यूल, जैसे कि अभी उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट लाया म्यांमार ने। तो उसमें ओके। क्या हुआ, म्यांमार के, चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 50% आर्म्ड सिक्योरिटी उनकी अपनी हो गई, जो प्राइमरली एक्स उनके ट्रेंड पीपल हैं। यस। सो यस। एक ट्रेंड स्ट्रेंथ है, और एक लेवरेज है उनके पास। लेवरेज है। अभी तो कुछ हम ये अभी कह कुछ कर सकते नहीं हैं रहे। कि म्यांमार में चाइना के साथ अभी हमारा कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं, कंपटीशन जरूर है, हम ये कह सकते हैं ना? हमारा कंपटीशन होना चाहिए। होना हमारा चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए। अभी शायद हम वहां भी नहीं पहुंचे, दैट्स ट्रू। होना चाहिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, और ये तो आगाज है। और आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि आगे हमारे पास कई विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, और मजा आएगा, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मेनी मोर सच फ्रूटफुल डिस्कशंस। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू सो मच।